स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस सर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने किस टॉपिक तक पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोग हाफ लाइफ तक पढ़ ली। सर हाफ लाइफ तक पढ़ा था। यस सर। अच्छा जी, चलिए जी, कोई बता देगा कि हाफ लाइफ क्या होता है? सर हाफ लाइफ ये होती है कि जब भी हम कोई मेडिसिन इनटेक करते हैं तो वो कितना टाइम लेती है एलिमिनेशन होने में, और एलिमिनेट होने के बाद वो हाफ जो उसका डोज है वो हमारी बॉडी में रह जाता है। तो वो हाफ डोज जो रहता है वो कितना टाइम लेता है एलिमिनेट होने में, फिर उसके बाद ही हम जो है सेकंड जो डोज है वो ले लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हाफ लाइफ अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा? उसकी डोज हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे? हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो उसकी सर डोज जो कम करेंगे, कम करेंगे। क्या कम करेंगे? फ्रीक्वेंसी? डोज कम या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। ठीक है। अगर कि कोई किडनी का पेशेंट है या कोई लीवर का पेशेंट है, उसके लिए डोज क्या रखेंगे हम? सेम रखेंगे एज अ नॉर्मल पेशेंट या अलग रखेंगे? सर कम रखेंगे, सर अलग रखेंगे पैथोलॉजी इंडिकेशन एब्सोल्युटली कम रखेंगे। अच्छा जी, ये भी पढ़ लिया था हमने। ये ग्राफ कोई समझा सकता है मुझे? तो सर ये नहीं पढ़ा सर, ये तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा था? अच्छा, हाफ लाइफ फैक्टर्स अफेक्टिंग हाफ लाइफ ये पढ़ा था? यस सर। चलिए जी, अब अगला हमारे पास टॉपिक है ड्रग की क्लियरेंस के बारे में। ठीक है, ड्रग एक्सक्रीशन को ड्रग क्लियरेंस भी कहते हैं। और जब हम एलिमिनेशन की बात करेंगे बेटा, तो हम किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एलिमिनेशन में क्या होता है बेटा? सर एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म दोनों इंक्लूड होते हैं। एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। तो जब हम क्लियरेंस की बात करेंगे तो क्लियरेंस इज अनदर वर्ड फॉर एक्सक्रीशन, नॉट फॉर एलिमिनेशन। ठीक है, अब क्लियरेंस हमने बात की थी कि दो तरफा होती है, या एक्सक्रीशन दो तरफा होती है, एक रीनल एंड थ्रू नॉन रीनल। रीनल से मेन एक्सक्रीशन या मेन रूट ऑफ जो अगर कहें एक्सक्रीशन का, तो वो किडनी है, जिसके थ्रू यूरिन के थ्रू ड्रग जो है वो बाहर निकलती है। क्लियरेंस का फार्मूला होता है 0.693 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये क्लियरेंस का फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा, क्लियरेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और अपोजिट रिलेशनशिप है हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी, क्लियरेंस उतनी ही कम होगी। कोई समझा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को मुझे, ये फोर्थ पॉइंट को, कि क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने देने की कोशिश की यहाँ पे? जवेरिया, अक्सा, नूरुलैन, बेटा कोई बता सकता है कि क्या कॉन्सेप्ट दिया? क्लियरेंस और हाफ लाइफ का क्या लेना देना है आपस में? सर हाफ लाइफ भी क्लियरेंस में ही आएगा ना, कि बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है ड्रग हमारी बॉडी से एक फ्रीक्वेंसी के बाद, हाफ एक लाइफ में टाइम बेटा, पीरियड। हाफ लाइफ में 50% जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट होता है, क्लियरेंस में 100% एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ठीक है एक्सा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हाफ लाइफ जो होता है वो ड्यूरेशन होता है, कि कितने ड्यूरेशन बॉडी में वो ड्रग रही और कितने ड्यूरेशन में निकली। क्लियरेंस सिर्फ और सिर्फ वो वक्त है जब बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुई। तो इन्होंने सिंपल ये कॉन्सेप्ट कहा है कि क्लियरेंस, हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी, क्लियरेंस उतनी कम होगी। मींस ड्यूरेशन जितनी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगी ड्रग की रहने की, ड्रग की रुकने की, उतनी ही क्लियरेंस की कम हो जाएगी। ठीक है, बाद में क्लियरेंस तो होगी मगर स्लो होगी। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अच्छा, काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। काइनेटिक्स कहते हैं कि मूवमेंट, या काइनेटिक एनर्जी भी मूवमेंट से निकला है। तो काइनेटिक्स क्या होता है कि बॉडी में जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए दो पाथवे, दो जो रास्ते हैं वो इख्तियार करती हैं। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड दूसरा होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन कौन से होते हैं बेटा? दो।
The first order or zero order? जीरो ऑर्डर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर टोटली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज की तो ड्रग जो है वो ज़्यादा जल्दी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो गई, एलिमिनेशन उसकी इंक्रीज हो गई कि कंसंट्रेशन जितनी आप बढ़ाते जा रहे हैं ड्रग की क्लियरेंस भी उतनी बढ़ती जा रही है। तो ये होती है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स। एलिमिनेशन मीन्स बॉडी से बाहर निकलने की जो काइनेटिक्स है, बॉडी से बाहर निकलने की जो मूवमेंट है, वो जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है तो इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास वो फॉलो करती हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। जितनी उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उतनी ही जल्दी वो बॉडी से बाहर निकलेंगे। ठीक है। ये एक वेलोसिटी या स्पीड बताती है कि इस रेट से या इस स्पीड से ड्रग के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगी। अच्छा, एक टाइम आता है कि हम जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ पे कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं करती। उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें चीनी घुलते जा रहे हैं, पानी में घुलते जा रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे चीनी जो है वो पानी में ज़्यादा डिजॉल्व या ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगी। समझ आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन्स फुल जो है जितनी कैपेसिटी थी उसकी मिक्स करने की वो अब खत्म हो गई, डिसॉल्व करने की अब और कोई कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है। ड्रग का क्या आ जाता है? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब जितनी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे लेकिन कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं होगा एलिमिनेशन से। ठीक है। कंसंट्रेशन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी, किस पे? एलिमिनेशन पे। तो इसे कहते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। दो काइनेटिक्स हमने पढ़ी, कोई एक बच्चा रिपीट कर सकता है? सर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है वो डिपेंड करती है ड्रग की कंसंट्रेशन पे, कि मतलब जितनी भी ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतने अच्छे से जो है एक्सक्रीशन बॉडी से ज़्यादा होगी। वेरी गुड। उसके बाद जीरो ऑर्डर में हमारे पास पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाता है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वो पॉइंट है जहाँ पे जो है जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। वेरी गुड। तो फिर क्या होता है? एलिमिनेशन जो है वो फ्री या इंडिपेंडेंट होता है रिगार्डलेस ऑफ कंसंट्रेशन जितनी भी आप इंक्रीज कर लो, क्योंकि बॉडी में जितने रिसेप्टर्स होते हैं उस ड्रग से रिलेटेड वो क्या हो जाते हैं? फुल्ड हो जाते हैं या फिल्ड हो जाते हैं। तो ये इसका फार्मूला होता है रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, मीन्स ये स्पीड है जिसे हम कहते हैं वी मैक्स। वी मैक्स मैक्सिमम स्पीड है जिससे ड्रग जो है वो क्या हो रही है? एलिमिनेट आउट हो रही है। और सी कंसंट्रेशन है। Km माइकलिस कांस्टेंट है। ये हम बस आप नाम याद रखें, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे। और डिवाइड बाय सी जहाँ पे भी आएगा कंसंट्रेशन के लिए रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट में ये फार्मूला जो है वो बन जाता है वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Km, जो माइकलिस कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है। ये दोनों के फार्मूला में फ़र्क है। ठीक। यहाँ से कोई बच्चा पढ़े ये पहला पॉइंट बेटा, काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर सर मैं पढ़ूं? जी पढ़े। Zero order kinetics undergo constant elimination regardless of the plasma concentration, following a linear elimination phase as the system becomes saturated. With a few drugs such as aspirin, ethanol, or phenytoin, the doses are very large. C is much greater than the loss equation equals to rate of drug metabolism is equals to divided by C. जी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इसमें यही बात की गई कि रिगार्डलेस ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन, पहले जो जीरो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थी उसे हम लीनियर काइनेटिक्स कहते हैं कि सॉरी लीनियर काइनेटिक्स फॉलो कर रही होती है कि जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही उसकी वो इंक्रीज हो रही है। अब ये क्या होता है कि जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आता है फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो किसको फॉलो करती हैं? फर्स्ट को या जीरो को?
फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को। और वेरी फ्यू ड्रग्स जैसे कि एस्प्रिन, इथेनॉल, फिनेटोइन ये फॉलो करती हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा बेटा, एक बात मैंने आप लोगों से करनी थी, शायद मैंने आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया था कि नहीं दिया था, कोविड से रिलेटेड मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था कि नहीं? नो सर। नो सर। अच्छा, आप लोगों ने करना, बीइंग अ डॉक्टर, देखें आप लोगों से एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत ज़्यादा होती है कि यू नो अबाउट एवरीथिंग। दे उन्हें नहीं पता कि आप डीपीटी के डॉक्टर हैं या किसके डॉक्टर हैं। एज अ फैमिली मेम्बर या एज अ नॉर्मल डॉक्टर के तौर पे वो आपको प्रिसीव करते हैं कि आपको नॉलेज होगा अबाउट ड्रग्स। जितना अच्छा डॉक्टर होता है वो उतनी ही अच्छी ब्रांड या अच्छी ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है कि किस स्पेसिफिक डिजीज़ में क्या इंडिकेशन है। तो अगर आप इस कोर्स से मैक्सिमम हासिल करना चाह रहे हैं तो ड्रग के बारे में हमें बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन सी प्रिस्क्रिप्शंस हमारे घर पे चल रही हैं और कौन सी मार्केट में ज़्यादातर चल रही होती हैं। और आई स्वेयर कि ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देगा, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देगा आगे आने वाले कई ईयर्स में। आप देखेंगे कि आपका कहीं ना कहीं लेना देना, डॉक्टर का लेना देना कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से या ड्रग से होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ड्रग का नॉलेज आपका काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो। तो असाइनमेंट ये है कि कोविड की सिचुएशन में क्या प्रिस्क्रिप्शन हैबिट्स चल रही है, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, कौन सी मेडिसिन बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। इसके लिए आप इंटरनेट के सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, जिस भी सोर्स से आपको बेहतर लगे। तो ये आपने देख के आना है कि क्या प्रिस्क्रिप्शन हैबिट्स चल रही है डॉक्टर की और कौन सी प्रोडक्ट्स या कौन सी ड्रग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कि कहीं पे किसी कोविड हो गया तो आप उसको क्या इंडिकेट या क्या इंडिकेशंस या क्या ड्रग्स लिख के देंगे अगर वो आपसे मशवरा करे। तो ये आप लोगों ने असाइनमेंट करना है, ठीक है? तो सर वैक्सीन सिर्फ के बारे पर्टिकुलरली ड्रग्स का नाम लिखना है। ड्रग्स का नाम लिखना है, उनके सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है कि ये सॉल्ट किस लिए यूज़ होता है, ठीक है? और मैं इंडिविजुअली किसी भी शख्स से पूछ सकता हूँ कि भाई आप मुझे बताएं कि कोविड की सिचुएशन में क्या आप प्रिस्क्राइब करेंगे एज अ डॉक्टर। ठीक है बेटा? सर सर जी जी बेटा। वैक्सीनेशन के बारे में बता देंगे कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए कौन, क्योंकि सर बहुत सारे बेटा अभी लोग तो बोल रहे हैं कि लगवाएं ये वाली नहीं लगवाएं। बेटा अभी तो पाकिस्तान में जो ज़्यादा चल रही है वो साइनोवेक और साइनोफार्म है ना। तो वो चाइना की कंपनी ने बनाई हुई है। वैसे मॉडर्ना, फाइज़र की आई हुई है और भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, मगर जो इजीली अवेलेबल है। और दो शर्तें हैं इस पे, एक 30 ईयर्स अबव अलग वैक्सीन फॉलो होगी, 30 ईयर्स बिलो जो है वो अलग वैक्सीन फॉलो होगी। तो ईजिली जो मिल रही है अभी और एक्सपो सेंटर में भी जो लग रही है वो साइनोवेक और साइनोफार्म है। वैसे मैं अगेंस्ट ही हूँ किसी भी मेडिकल, देखें आपको लगवानी चाहिए वैक्सीन, अच्छी है, फ़ायदेमंद है। बट थ्रू मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि थ्रू जब कोई भी ड्रग डिस्कवर होती है या उस पर रिसर्च की जाती है तो वो 6 से 8 साल और 10 साल का टाइम पीरियड लेती है, जो कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है? अब ये उसमें ये होता है कि उसमें वो डिफरेंट ट्रायल से गुजरती है जिसमें उसको एनिमल पे तजर्बे किए जाते हैं, माउस पे, फिर रैबिट पे, फिर पिग्स पे, फिर शीप्स पे, और फिर उसके बाद इंसानों पे उसको अप्लाई किया जाता है ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट मिनिमम कम किए जा सकें और पहले ही पता कर लिया जा सके कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अब ये वैक्सीन थोड़ा इमरजेंसी में बनी है तो यू विल सी सम ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ना, क्योंकि 1-2 साल में इतनी जल्दी वैक्सीन जो है ना डिस्कवर या बनाई नहीं जाती। लगवाएं, बिल्कुल लगवाएं ये वैक्सीन, मगर ये है कि अगर कोई थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट दिखें तो वो आपको पता होना चाहिए कि बीइंग अ फार्मासिस्ट या डॉक्टर या उसके कहीं ना कहीं थोड़े से साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। सर आपने लगवा ली? जी बेटा, हमारा तो मस्ट है ना लेक्चरर्स वगैरह का, और भी काफ़ी चीज़ों में अब मस्ट कर रहे हैं इसको, वैक्सीन को। इंटरनेशनल आपको जितने भी टूर्स करने हैं उनके लिए भी मस्ट कर दिया है कि भाई करनी है, करनी है, करनी है। सर मेरे फादर अच्छा। को भी यही बोला था कि अगर हम्म। वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो सैलरी नहीं आएगी। हाँ, ये जॉब्स पे भी यही किया भाई कि भाई बहुत सारी जॉब्स पे भी ये मस्ट कर दिया कि वैक्सीनेशन लगवानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि कोविड को डील करना इतना मुश्किल क्यों है? कोई आप लोगों का जनरल परसेप्शन क्या है इस बारे में? सर क्योंकि उसके बारे में अभी इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए या उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि सर इतना ज़्यादा है कि उसको बहुत ज़्यादा हम्म। रिसर्चेज होना है।
तो सही। इसलिए ये कोई और? ज़्यादा मुझे वेरी गुड। और सर इसका स्प्रेड होने का खतरा ज्यादा है, लोग ज्यादा खौफजदा हुए हैं, तो मतलब हम्म। वो सही तरीके से सोच ही नहीं पा रहे कि हमें इसको करना कैसे। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि दूर भागना ही, उसके हल की तरफ कोई भी नहीं जाता। ठीक, और कोई इंक्लूड करना चाहेगा इसमें? सर कोविड की वजह से इतना हमें टाइम भी नहीं मिल रहा कि हम एक्चुअली डायग्नोस कर सकें कि मतलब अगर हम ये वैक्सीनेशन लगाएंगे तो मतलब एक्यूरेसी किस में सबसे ज़्यादा है, तो मतलब अभी हम्म। जज करने का टाइम नहीं मतलब मिल रहा। ठीक है, चले। वैसे कोविड को डील करना इसलिए इंतहाई मुश्किल है क्योंकि कोविड है वायरस। जितने वायरस भी आए हैं अभी तक, अच्छा हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही है, वो ज़्यादातर बैक्टीरिया को मारेंगी, फंगस को मारेंगी, मगर वायरस को मारने के लिए कोई ख़ास ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक अभी तक कोई भी ज़्यादा ईजाद नहीं हुई। हेपेटाइटिस जैसे एक वायरस है, उसको डील करने के लिए एक एंटीवायरल निकाल दी। कैंसर जो है एक वायरस की वजह से होता है, उसके लिए भी हमने निकाल दी एंटीवायरल। मगर वायरस को मारना इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी स्ट्रेन्स बना लेता है और बहुत जल्दी उसके खिलाफ काम करता है। और क्या कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने भी इस एरिया पे ऑन इफेक्टिव वायरस किलिंग काम नहीं किया। तो जितने भी वायरल डिजीज़ होते हैं उनको डील करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल डिजीज़, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स बहुत सारी हैं, एंटीबैक्टीरियल बहुत सारी है, लेकिन वायरस डिजीज़ के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक ईजाद ज़्यादा नहीं हुई। तो ये वजूहत है कि वायरस जितने भी हैं, चाहे वो कैंसर के थ्रू हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो HIV हो, जितने भी हैं उनको डील करना मुश्किल है। तो ये कोविड भी इज़ वन ऑफ द वायरस। और सर जो इसको ट्रीट करते हैं वो खुद भी इफेक्ट हो जाते हैं इस वजह से। खुद भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और इस पे बहुत सारी कॉन्स्पायरेसीज़ हैं जो हम क्लास में किसी दिन डिस्कस तो करेंगे। मेरा एक सवाल है जी बेटा। सर, जब हमें बुखार आता है या इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल आपको बुखार आया है, तो लेकिन वो हम्म। देते हैं एंटीबायोटिक्स ही हैं। और अभी आपने कहा कि वो बैक्टीरिया या उसके लिए दूसरी चीज़ों के लिए होता है, तो जब वो हम्म। बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स ही क्यों देते हैं और एंटीबायोटिक्स से ठीक भी जाता है? अच्छा, होता ही है बेटा, जब भी कोई आपको इन्फेक्शन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बैक्टीरिया की भी हो जाती है। होता क्या है कि वायरस जब बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तो बॉडी में बैक्टीरिया भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, और फिर जैसे आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, आपको अब वायरस की वजह से हुआ, लेकिन बैक्टीरिया भी इसका फ़ायदा उठाएगा और वो आपकी बॉडी को मज़ीद डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा। अब आप करोगे क्या? आप एंटीबायोटिक दोगे, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करेगी? उस बैक्टीरिया को किल कर देगी जो उस वक्त फ़ायदा उठा रहा है। जब बैक्टीरिया को किल कर लिया जाएगा तो अगर वायरस हल्के लेवल का, मीन वीक, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या होगा? वो आस्ता आस्ता इम्यूनिटी उसको किल कर देगी। अगर दो एट ए टाइम हो, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन में एक एंटीबायोटिक चल रही है जिसका नाम क्या है, मैं आप लोगों से लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुका हूँ, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। बिल्कुल, एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा चल रही है। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक, और बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है। अब कोविड की सिचुएशन में बैक्टीरिया कहाँ से आया? क्योंकि जब वायरस बॉडी में आता है तो बैक्टीरिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि इसकी बॉडी वीक हो गई, इम्यूनिटी, तो इसको फ़ौरन से इसको इन्फेक्ट करो या इसको डिजीज़ फैलाओ। तो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिसमें बैक्टीरिया तो किल हो जाता है, एक सिचुएशन रोक दी जाती है, फिर वायरस अगर स्ट्रांग हो तो उसको किल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सिचुएशन होती है बेटा कि वायरस अकेले इन्फेक्शन नहीं पहुंचाता, उसमें बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस। ठीक है। हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। ये कोई फर्स्ट पॉइंट पढ़े बेटा? इंक्रीज इंक्रीज Increase plasma drug concentration, increase rate of drug metabolism. तो फर्स्ट ऑर्डर जो है, अगर हम जितनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे इतना ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। जबकि ज़ीरो ऑर्डर में क्या होगा? Increase plasma drug concentration, नो इंक्रीज, नो इंक्रीज इन रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जितनी भी हम अच्छा ड्रग no increase, ठीक है। की, जी, ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर लें, मगर
रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ पे रीच कर जाता है, मैक्सिमम कैपेसिटी तक, कैपेसिटी ठीक पे है, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन सैचुरेशन। कह रहे थे। तो ये होता है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, मोस्ट ड्रग्स इसकी एग्जांपल है, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर में जो एग्जांपल्स है वो एस्प्रिन है, फेनेटोइन है और E2O है। बेटा ड्यूरिंग दिस आप लोगों ने देखना है कि इसमें जो जो ड्रग्स के नाम आ रहे हैं वो कहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है। अगर आपके घर में भी कहीं पे यूज़ हो रही है तो बताना है मुझे। एस्प्रिन किस में होती है, कोई बताएगा एस्प्रिन? सर ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए होती है। ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए होती है, और कुछ? सर एंटी कोगुलेंट होती है ना। एंटी कोगुलेंट होती है, बिल्कुल। और सर सर का दर्द ठीक कर देती है। सर का दर्द भी ठीक कर देती है। तो एक ड्रग दो काम कैसे कर रही है? देखें, जब सर इसको ये लो ब्लड डोज को में थिन यूज़ किया करती है जाता तो है। ब्लड जी, थिन कर जब देती इसको है तो हमारा लो ब्लड डोज होता है में, वो हाँ बोलिए बोलिए। सर जब ब्लड सर फ्लो ये तक है हमारा ज़्यादा होता है तो हमारे जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर जो ड्रग होती है वो इजीली फिर पहुँच जाती है, तो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके बाइंड होती है और फिर उसको ठीक कर देती है। बेटा इसमें ये काम है इजाज़त बेटा कि जब हम एस्प्रिन को लो डोज में लेते हैं तो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी पायरेटिक इफेक्ट आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इन्फ्लेमेशन जो कम करे, एंटी पायरेटिक मीन्स जो फीवर कम करे। जब हम लो डोज ऑफ एस्प्रिन देते हैं तो उसका असर इस तरह से आता है। लेकिन अगर हम उसकी डोज बढ़ा देते हैं और इवन इतनी बढ़ा दें कि 75 मिलीग्राम पे चले जाएँ तो उसका क्लॉटिंग, एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट आता है। एंटी कोगुलेंट या क्लॉटिंग मीन्स ब्लड को थिन करने वाला इफेक्ट आता है। तो जितने हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि क्लॉटिंग के लिए एस्प्रिन्स यूज होते हैं। इसके अलावा हार्ट पेशेंट या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी आपके घर में अगर कोई भी इमरजेंसी आए, अल्लाह ना करे, तो ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसीज आती हैं घर पे, वो या तो बीपी किसी पेशेंट का अप हो जाएगा या तो डाउन हो जाएगा, या तो उसका ग्लूकोज लेवल, अगर डायबिटिक पेशेंट है ग्लूकोज लेवल अप या डाउन हो सकता है। तो आपने इस सिचुएशन में क्या करना है बेटा? अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी है तो कैसे डील करेंगे आप लोग? सर आपकी आवाज़ कट गई। मैं कह रहा हूँ कोई भी इमरजेंसी अगर आपके घर में आ रही है कि फॉर एग्जांपल किसी बहुत ज़्यादा पसीने आ रही हैं, इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं, आप कैसे डील करेंगे घर पे कि हॉस्पिटल जाने से पहले पहले कुछ बेहतर हो जाए? सर मैंने कहीं सुना था कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाए तो वो इफ़ेक्ट करता है उस वेरी गुड, ये तो है, स्टेबिलिटी पानी तो पिलाया जाए, मगर पानी जब आप पिलाएंगे तो उसके लिए टाइम लगता है ब्लड कि वो बीपी को डाउन करे, ठीक है, डाउन ब्लड करे। प्रेशर को डाउन करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी का बीपी अचानक से हाई हुआ है, और देखें जितने भी 70% इमरजेंसी में जितने केसेस आते हैं उसमें से ज़्यादातर केसेस ब्लड प्रेशर हाई के होते हैं कि पेशेंट का अचानक से कोई किसी भी शख्स का अचानक से बीपी हाई हो गया या डाउन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ डॉक्टर आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि उनका ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, ठीक है। जाते साथ कोई किसी भी शख्स को कोई भी इमरजेंसी आई है घर में, अगर वो बेहोश हो गया या उसको पसीने आ रहे हैं और उसको मतलब जाना है डॉक्टर के, आपको सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर चेक करके अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसका ग्लूकोज लेवल भी आप लोग चेक करें। जब आप चेक कर लेंगे तो अगर उसका बीपी हाई आया तो आपने इमरजेंसी जाने से पहले बताना है कि इनका ब्लड प्रेशर 160/100 चल रहा है, तो फ़ौरन से उसको मेडिसिन देनी है बीपी की, ठीक है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आगे आने वाली कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि हार्ट अटैक या दूसरी प्रॉब्लम्स, वो रुक जाती हैं। हम अक्सर जब हॉस्पिटल पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो ब्लड प्रेशर चेक करे, वो सब करे, तो क्या होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर अब पेशेंट को नुकसान हो रहा होता है। तो क्योंकि वो देर से ड्रग लाएंगे, वो देर से तमाम चीज़ें करेंगे, तो बीइंग ए डॉक्टर आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जी, अब ये कोई समझा सकता है मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रग एलिमिनेशन? आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर। जी बेटा, यस कोई सर। बताए।
गलत ही बता दें मगर बताइए तो सही। सर अगर इसमें अगर जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में दिखा रहे हैं कि अगर हम कितना भी अगर हम उसको ड्रग दें तो वो सेम लेवल पे ही है प्लाज्मा जी, जीरो कंसंट्रेशन। ऑर्डर पे ये बताई हुई है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन सेम रहेगी। पहले 25 यूनिट्स पर आवर दिए जा रहे थे, फिर 2.5 यूनिट्स, मतलब इस तरह कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज की, लेकिन प्लाज्मा की कंसंट्रेशन क्या रही, सेम रही। वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक रेट से कम होती रही। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में क्या हुआ कि जिस तरह कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज की, जैसे पहले 5 यूनिट्स दे रहे थे, फिर 2.5 यूनिट्स पर आवर, फिर 1.25 यूनिट्स पर आवर, तो इस तरह प्लाज्मा की कंसंट्रेशन क्या होती रही, कम होती रही, एलिमिनेशन चेंज होती रही। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन के चेंज होने पे, एंड जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये इस स्लाइड में बताया गया है। तो टोटल क्लियरेंस की जब हम बात करते हैं तो टोटल क्लियरेंस में क्या आता है कि रीनल एंड नॉन रीनल जिस तरह बॉडी से बाहर निकली, इसमें हेपेटिक क्लियरेंस भी आ जाता है, रीनल भी आ जाता है, पल्मोनरी भी आ जाता है, और अदर जो भी रूट्स हैं डिफरेंट बॉडी से जहाँ से एक्सक्रीशन होती है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? नहीं है तो आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। थेराप्यूटिक इंडेक्स कोई पढ़ेगा इसकी डेफिनेशन बेटा? सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। जी बेटा पूछे। सही, जो टोटल क्लियरेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि टोटल क्लियरेंस हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों को ऐड करें। इन सब चीज़ों को ऐड करें, बिल्कुल। तो सर मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि सब में मतलब कितनी एक्सक्रीशन हो रही है? बिल्कुल बेटा, इसके लिए बॉडी में डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, और जिस भी एनिमल या रैट पे या किसी भी चीज़ पे रिसर्च की जाती है, वहाँ पे फिर पता किया जाता है कि उसके हेपेटिक में अभी कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि वहाँ से ब्लड के कुछ सैंपल लिए जाते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि अभी कंसंट्रेशन यहाँ पे इतनी चल रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 250 mg की एक ड्रग ली है, तो हेपेटिक में 25 थी, रीनल में 30 थी, पल्मोनरी में 120 थी, और अदर्स जो भी रूट्स है उसमें 60 थी। तो टोटल मिला के कितनी क्लियरेंस आ गई और कितनी क्लियरेंस रहती है, तो ये होता है टोटल क्लियरेंस, जिसमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा क्लियरेंस कहाँ से हो रही है और सबसे कम क्लियरेंस कहाँ से हो रही है। तो सर टोटल क्लियरेंस मतलब अगर हम देखें तो 100 होगी, हमें 100 में से फाइंड आउट करना है कि कितनी आ रही है इन सबको ऐड करने के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लियरेंस के हैं वो हेपेटिक और रीनल है, किडनी एंड लीवर। चलें जी, थेराप्यूटिक इंडेक्स का पढ़ेगा कोई? Therapeutic index, also referred to as the therapeutic ratio, is a quantitative measurement of the relative safety of a drug. It is a comparison of the amount of a therapeutic agent that causes the therapeutic effect to the amount that causes toxicity. ठीक है, इसमें कहा गया है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले एक ग्राफ समझाता हूँ फिर उसके बाद समझ आएगा आप लोगों को। ये ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक? जी सर। अच्छा जी, जब कोई भी ड्रग हम देते हैं बॉडी में, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पेन किलर एक दिया बॉडी के लिए ना, अब किसी शख्स को हेडेक हो रहा है, हेडेक में एक पेन किलर दी गई, कौन सी पेन किलर चलती है ज़्यादातर हेडेक में, बताएं? पैनाडोल तो नॉर्मली फीवर एंटीपायरेटिक में चलती है, और ज़्यादातर डिस्प्रिन चलती है ना। तो डिस्प्रिन हमने दी गई, फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन की एक स्पेसिफिक डोज 5 mg दी। फिर रिसर्च का मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ, पहले रिसर्च की गई ना उसकी किसी पिग पे या शीप पे, उसमें पहले कोई सा भी पेन इंड्यूस किया गया। अब क्या किया, जब पेन इंड्यूस किया तो उसमें फिर हमने देना शुरू की 5 mg। 5 mg के बाद फिर हमने 10 mg दी, फिर 20 mg दी, फिर 30, फिर 40। डिफरेंट डोजेज जो है वो डिस्प्रिन की हम देते रहे और देखते रहे कि कहाँ पे उसका पेन जहाँ के कम हो रहा है। जहाँ पे उसका पेन कम होना शुरू हो गया उसे हमने कहा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। क्या कहा? मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के वो कंसंट्रेशन जहाँ से उस प्रोडक्ट का या ड्रग का असर आना शुरू हुआ उसे हमने कहा मिनिमम इफेक्टिव
कंसंट्रेशन। अब क्या हुआ कि वहाँ पे हमने देखते गए कि इसका जो है असर आना शुरू हो गया और पेन कम होता गया, लेकिन हम फिर भी डोज बढ़ाते गए और एक टाइम में जैसे 10 mg पे अगर उसका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन थी डिस्प्रिन की, अब हम चले गए 60 mg तक। 60 mg के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं उस शीप में ना, अब साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए, उसको एलर्जी हो रही है या कोई से भी ब्लड प्रेशर उसका हाई हो गया। तो जहाँ पे उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हुए उसे हम कह रहे हैं मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। क्या कह रहे हैं? मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक मिनिमम है, टॉक्सिक मिनिमम एक था मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जहाँ पे उसका असर आना शुरू हुआ, दूसरा था मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन जहाँ पे उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हुए। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसे क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक रेंज। क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक रेंज। अच्छा, थेराप्यूटिक रेंज के लिए डिफरेंट वर्ड है, थेराप्यूटिक रेंज, थेराप्यूटिक विंडो या थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इस डोज के बीच बीच में फॉर एग्जांपल ये 10 mg से 55 या 59 तक 59 mg तक हम दे रहे थे और वहाँ पे उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहे थे, तो ये क्या है? उसका थेराप्यूटिक रेंज है कि किसी भी पेशेंट में आप इतनी डोज देंगे तो वो ये डोज एक्सेप्ट कर लेगा और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, सेफ्टी मार्जिन रहेगा एक। ठीक है, लेकिन जब आप 59 mg से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिक कंसंट्रेशन या टॉक्सिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? जी सर। यस। तो ये एक रेशियो है कि एक हमारे पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन है और एक हमारे पास टॉक्सिक कंसंट्रेशन है, तो दोनों के बीच में जो गैप कहलाता है उसे कहते हैं थेराप्यूटिक रेंज। अच्छा, अब ये ड्रग बॉडी में आई, ऑनसेट ऑफ टाइम जब ड्रग बॉडी में आई और फॉर एग्जांपल अगर ड्रग बॉडी में 8 घंटे रही है तो इसे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जितनी देर तक बॉडी में ड्रग रही उसे कहेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब बताएं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और हाफ लाइफ में क्या फ़र्क है? सर हाफ लाइफ में ये होता है कि वो जो ड्रग है हमारी बॉडी में 50% रहा है, 50% 50%, वेरी एलिमिनेट गुड। हो गया और ये और 100% ड्यूरेशन हमारी ऑफ, बॉडी में रहा है। वेरी गुड, ठीक है। 100% कब तक रहता है और कब रिमूव हो जाता है, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। अच्छा, इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में ये जो ग्राफ बना हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का, मैथमेटिक्स की ज़बान में इसे क्या कहते हैं? या ग्राफ की ज़बान में एरिया अंडर कर्व, AUC। ठीक है, एरिया अंडर कर्व या AUC। ऑनसेट ऑफ टाइम वो टाइम जहाँ से इफेक्ट आना शुरू हुआ, आस्ता 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 बॉडी में मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुँच गई, ब्लड में मैक्सिमम कंसंट्रेशन को कहा Cmax। अगर 0 mg से शुरू हुई थी और 10 mg ब्लड में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है तो Cmax क्या कहलाएगा? 10 mg। और फिर दोबारा कम होती गई 5 mg, 4 mg, 3 mg, ये एलिमिनेशन होती गई और एलिमिनेट होके बॉडी से बाहर। तो ये सारा क्या कहलाया? एरिया अंडर कर्व या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी कि जब फॉर एग्जांपल पेन किलिंग इफेक्ट डिस्प्रिन का 10 mg पे आ रहा है तो उससे कहेंगे यहाँ से मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन शुरू हुई, लेकिन उससे पहले जब इफेक्ट नहीं आता उसे कहते हैं सब थेराप्यूटिक लेवल। क्या कहते हैं बेटा? सब थेराप्यूटिक लेवल। ठीक है, सब थेराप्यूटिक लेवल के बाद आता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, फिर आता है थेराप्यूटिक रेंज और लास्ट में आता है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बाद क्या दिखते हैं? एडवर्स इफेक्ट एंड एडवर्स रिस्पॉन्स एंड साइड इफेक्ट्स। तो ये बात समझ में आ गया, ये ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को? सर जी बेटा। सर लेकिन अगर जैसे सबकी फिजियोलॉजी अलग होती है बॉडी की, तो अगर किसी किसी पे 10 mg भी काम कर जाता है, किसी किसी पे 20 mg भी काम नहीं करता। सर जैसे किसी को सर में दर्द हो रहा है, उसको 10 mg दिया, उसको अफेक्ट कर दिया, लेकिन उसके साथ ही किसी और को सर में दर्द हो रहा है, उसको वो 2 बार टैबलेट खा चुका है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा। जी तो बेटा, वो डोसेस बढ़ा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बेटा ये किया जाता है कि जब भी हम अडल्ट्स की, आपको पता है कि डिफरेंट डोज होती है, पीडियाट्रिक्स पेशेंट की अलग डोज होती है, जीडियाट्रिक्स मींस
बुजुर्ग जो पेशेंट होते हैं उनकी अलग डोज होती है, और जिनमें कोई ना कोई इश्यू है रिलेटेड टू किडनी या कोई भी डिजीज़ है तो उनमें डोज अलग होती है। तो तमाम पेशेंट में जो डोज है फार्मास्यूटिकल कंपनी अलग अलग बनाती है, तभी एक ड्रग की 25 mg 100 mg डिफरेंट डोजेज आपने देखी है ना क्या आती हैं। यस सर। अच्छा, Yes, सबसे जो वो थोड़ा सा मामला होता है वो सबसे ज़्यादा नाजुक होता है पीडियाट्रिक पेशेंट्स में और जीडियाट्रिक पेशेंट्स में। इनमें डोज को पहले कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वो कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट या बॉडी मास इंडेक्स। उसकी बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि अगर इतना वेट है तो कितनी डोज इनको दी जाएगी ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर लें या डिजॉल्व कर लें। अच्छा, अब सर लेकिन ये कॉन्सेप्ट, जी बेटा पूछे। सर मैं लेकिन मतलब नॉर्मल जैसे अभी नॉर्मल एज की बात करें, जैसे जो 18+ से 30 तक, अगर वो जैसे कोई बंदा जो बार बार टैबलेट्स लेता है तो उस पे वो उसका जो इफेक्ट है वो कम होता है। अगर जैसे वो हर 2 दिन बाद पैनाडॉल ले रहा है, हर 2 दिन बाद पैनाडॉल ले रहा है, तो उसका इफेक्ट कम होगा एज कम्पेयर टू जो अगर जिसको में सर में दर्द है और फिर वो पैनाडॉल ले रहा है तो उसको फौरन इफेक्ट करता है। बिल्कुल ये बात है कि अगर कोई डोज आप डेली ले रहे हैं, इवन कि पैनाडोल भी अगर कोई शख्स रोज़ाना खा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जाके एक टाइम में उसको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसलिए ड्रग जो है वो ऑप्शन होता है, लेकिन लास्ट में जब आपके पास कोई हल नहीं निकल रहा किसी भी चीज़ का, तब आप जाते हैं ड्रग पे। नॉर्मली आप क्या कहते हैं, उसकी फिजियोलॉजी बेहतर करेंगे, उसका लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे। तो जो लोग डेली ड्रग को यूज़ करते हैं उनके लिए बड़ा इशू होता है, और ये ज़्यादातर इशू होता है CNS डिपेंडेंट ड्रग्स पे। CNS डिपेंडेंट ड्रग्स कहलाती हैं कि जो एडिक्शन करवाती हैं, तो उनके साथ बहुत इशू होता है ये। तो ऐसे में डोज को मॉनिटर किया जाता है और बढ़ाया जाता है उन स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए। सर तो उसकी रेंज जो है वो इसकी जो रेंज होती है वो मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होती है या कम होती है? ज़्यादा में लेकिन वो ज़्यादा नहीं, कम में आती है। देखो थेराप्यूटिक रेंज मैंने आपको बताया ना कि 10 mg से अगर 60 mg पे जाके उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हम 10 mg भी किसी पेशेंट में पेन कम कराने के लिए काफ़ी है आम पेशेंट में। अगर नहीं हो रहा तो 20 mg, फिर 13 mg, फिर 40 mg, फिर 50 mg, लेकिन 59 mg के बाद हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस डोज के दूसरे तरीके देंगे, या तो उसको इंजेक्शन के थ्रू देंगे ताकि वो जल्दी अपना इफेक्ट दिखाए, ठीक है। डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी एफिकेसी ड्रग की बढ़ जाए। समझ आई बेटा? यस सर। तो सर हम हाँ कोमॉर्बिड्स को जी देखते बेटा। हुए भी ड्रग दे सकते हैं कि मतलब उनकी कोई और कोमॉर्बिड्स भी हैं? कोमॉर्बिड्स भी हैं, उसमें उसकी भी ड्रग जो है वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल ड्रग को चेंज करना पड़ता है कोमॉर्बिड में, रादर देन आम ड्रग से डील करना। थोड़ी सी अलग ड्रग्स भी यूज़ होती हैं कोमॉर्बिड सिचुएशंस में, वो क्या होती हैं कैसे होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा ये बेटा मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब थेरेप्यूटिक डोज का या थेरेप्यूटिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। लीथल डोज 50 डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज 50। लीथल डोज 50 मीन्स वो डोज जो लीथल हो, टॉक्सिक हो 50% ऑफ पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। और इफेक्टिव डोज 50 मीन्स वो डोज जो 50% ऑफ पॉपुलेशन के लिए इफेक्टिव हो। अच्छा, थेरेप्यूटिक इंडेक्स जितनी भी किसी प्रोडक्ट की या ड्रग की लीथल डोज ज़्यादा होगी उतना उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। फॉर एग्जांपल सर लेट मी क्लियर यू कि होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिस्प्रिन हम यूज़ कर रहे हैं और एक जगह एस्प्रिन यूज़ कर रहे हैं, हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि दोनों ही पेन किलर हैं। डिस्प्रिन 10 से 60 mg पे जाके साइड इफेक्ट दे रही थी, ठीक है। एस्प्रिन भी 10 पे शुरू करती है अपना इफेक्ट, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आता है क्या कितने पे, 100 mg पे। एस्प्रिन का साइड इफेक्ट कितने mg पे आ रहा है? 100 तो एक के बीच में रेंज है 59 mg की, सॉरी 50 mg की। डिस्प्रिन के बीच में रेंज है 50 mg की, और जो एस्प्रिन है उसके बीच में रेंज कितनी है? 90 90 mg। तो जी पहले ये एक बात कंप्लीट करना दें। तो क्या होता है कि 90 mg का जो गैप है वो ज़्यादा बड़ा गैप है। इसका मतलब एस्प्रिन की थेराप्यूटिक रेंज ज़्यादा है
इसका मतलब एस्पिरिन इज मोस्ट सेफेस्ट ड्रग देन डिस्प्रिन। उसकी ड्रग जितनी भी इंक्रीज कर दें, उसकी डोज जितनी भी इंक्रीज कर दें, लेकिन उसका साइड इफेक्ट देर से आता है। ठीक है, जिन प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट बहुत क्विकली आता है उन्हें कहते हैं, वो ड्रग किस में आती है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। किस में आती है वो? नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, जो भी ज़्यादातर ब्लड को क्लॉट कराने के लिए काम आती हैं। और ऐसी ड्रग्स भी जैसे कि एनेस्थेटिक ड्रग्स में क्या होता है, आपने हल्की सी डोज इंक्रीज की तो पेशेंट कोमा में चला गया। ठीक है, उसका साइड इफेक्ट बहुत क्विकली आया। अगर आपने उस डोज से ज़रा सी कम की तो क्या हुआ, पेशेंट या तो क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया में ही नहीं गया। तो बहुत ही इसलिए इसके लिए एनेस्थेटिक के लिए एक स्पेशल टेक्नीशियन भी रखते हैं और स्पेशल डॉक्टर भी रखा जाता है कि जो एनेस्थीसिया सही से दे, क्योंकि ये ड्रग आती है कि इसमें नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स में इसका ज़रा सा अगर डोज बढ़ गई तो क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि कोमा में, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकते हैं पेशेंट। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? दोबारा बता दें। नो सर। मैं बता रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जगह डिस्प्रिन फॉर एग्जांपल हमने रखी और एक जगह एस्पिरिन रखी, तो एस्पिरिन 100 mg पे जाके अगर साइड इफेक्ट दे रही है और 10 mg पे अपना इफेक्ट दे रही है, तो 90 का गैप जो बीच में आया, इसका मतलब इसका थेराप्यूटिक रेंज ज़्यादा बड़ी है और ये ज़्यादा सेफेस्ट ड्रग है देन डिस्प्रिन जो कि 60 mg पे अपना साइड इफेक्ट दे रही थी, तो उसके बीच में रेंज जो है वो कम था। बात समझ आइए? जब रेंज कम होता है तो क्या होता है, उस रेंज को कहते हैं नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। जैसे हमारे पास जिन ड्रग्स से हार्ट अटैक वगैरह की जो ड्रग होती है, ब्लड प्रेशर की ड्रग्स होती है, इनका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। एनेस्थेटिक ड्रग्स में क्या होता है, ज़रा सी डोज इंक्रीज हुई तो उसका फ़ौरन से साइड इफेक्ट आया। फ़ौरन से साइड इफेक्ट क्या है, पेशेंट कोमा में चला गया या रिस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला गया। और उसकी ज़रा सी डोज कम हुई तो क्या हुआ कि एनेस्थीसिया ही सही से नहीं मिला, तो इसको कहते हैं नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स। बात समझ आई बेटा? जी सर। ठीक है, वो ड्रग जो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स को फॉलो करती हैं, इनकी एग्जांपल है अमाइनोग्लाइकोसाइड, डिजॉक्सिन, जो कि डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन दोनों हार्ट फेलियर में यूज़ होती हैं। फिनेटोइन, रिफाम्पिन, थियोफाइलिन और वारफरिन एज ए एंटी क्लॉटिंग ड्रग यूज़ होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स को फॉलो करती हैं। अगर इनकी ज़रा सी डोज इंक्रीज हो जाए तो सीरियस थेराप्यूटिक फेलियर्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ थेराप्यूटिक इंडेक्स का कि ये थेराप्यूटिक रेंज होती है। ठीक है, ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, सेफेस्ट कहलाएगी, और जितनी कम होगी उतनी वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, डेंजरस या नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है पोटेंसी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है पोटेंसी। बेटा समझ आ रहा है सबको? जी सर। बोरिंग तो नहीं लग रहा बेटा? न्यू नॉलेज है तो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। अच्छा, ये क्या पोटेंसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई ड्रग कम कंसंट्रेशन में अच्छा इफेक्ट दे तो उसे कहते हैं वो ड्रग क्या है, पोटेंट है, या उसकी पोटेंसी क्या है, ज़्यादा है। जब कोई प्रोडक्ट क्या करे, अच्छा इफेक्ट दे, लो डोज पे अच्छा इफेक्ट दे, उसे क्या कहते हैं, पोटेंट, या पोटेंसी है, उसकी हाईएस्ट पोटेंसी है। अब यहाँ पे 4 ड्रग्स हैं, ए बी सी डी। इसमें से ये बताएं कि हाईएस्ट पोटेंसी किस प्रोडक्ट की है? रेड वन। ए की क्यों हाईएस्ट पोटेंसी है बेटा? वजह बताएं बेटा। क्योंकि ये 0.1 mg पे जाके वो इफेक्ट दे रही है। ये देखें, ये 0.1 पे जाके रिस्पांस कितना दे रही है, 100%। बाकी ये 5 mg पे जाके जो डी प्रोडक्ट है वो 5 mg पे जाके वो इफेक्ट दे रही है। समझ आ रही है ये बात कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट पोटेंसी मींस 0.1 mg या ए ड्रग की हाईएस्ट पोटेंसी है। जिस प्रोडक्ट की पोटेंसी ज़्यादा होती है
उसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स भी कम होता है, मतलब उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स भी कम होता है। इसका मतलब कि वो अगर थोड़ी सी डोज बढ़ाने पे अच्छा असर दे रही है तो थोड़ी सी आपने डोज और बढ़ा दी तो वो साइड इफेक्ट में चली जाएगी। उसमें थेराप्यूटिक रेंज क्या होती है? कम होती है। हाईएस्ट पोटेंट ड्रग में थेराप्यूटिक रेंज क्या होती है? कम होती है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलेंगे, अगर मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दूं तो आप लोग कर लेंगे कि हुज पोटेंट एंड नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स से क्या लेना देना इनका। चले जी, अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सर तमाम आपने जो ड्रग्स। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स बताया था, जी बेटा। तो आपने कहा था कि वो ड्रग होता है जिससे रिजल्ट मतलब फौरन आता है, मतलब जल्दी आता जी 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 बिल्कुल। है। तो सर पोटेंसी में है कि लो डोज से गुड इफेक्ट आ रहा है, तो सर यहाँ कोई टाइम की रेंज नहीं आती? देखिए, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स में भी टाइम की रेंज नहीं है, वो भी डोज से रिलेटेड है। ठीक है, अगर किसी ड्रग की कम डोज में बहुत अच्छा असर आ रहा है तो वो पोटेंट ड्रग है और उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो छोटी सी डोज पे हाईएस्ट रिजल्ट दे रही है, जैसे छोटी सी डोज पे हाईएस्ट रिजल्ट दे रही है, तो उसकी थोड़ी सी और डोज बढ़ाएंगे तो साइड इफेक्ट आ जाएंगे। इसका मतलब उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होगा, लेकिन वो ड्रग क्या कहलाएगी? पोटेंट ड्रग कहलाएगी। ठीक। सर पोटेंट ड्रग और यस। नैरो थेराप्यूटिक ड्रग सेम नहीं हुई? बेटा सेम हुई, मगर टर्म्स जो हैं वो अलग अलग यूज़ होती हैं। हाँ जी, टर्म्स अलग ही, लेकिन जी, पोटेंट का मतलब है, हम उसकी बात कर रहे हैं पोटेंसी के लिए कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है। थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है हम उसकी सेफ्टी के लिहाज से बात करें कि सेफ्टी, ये सेफ़ है कि नहीं है। ठीक है। यस सर। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे से जब कंपटीशन करती हैं प्रोडक्ट का कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, तो वो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाला चार्ट नहीं दिखाती, क्योंकि थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है, तो इसका मतलब डॉक्टर डर जाएगा कि इसकी सेफ्टी मार्जिन कम है। तो वो दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी पोटेंसी बहुत हाई है। पोटेंसी हाई का मतलब ये ए ड्रग हमारी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगी कम डोज में, तो डॉक्टर ये सोचता है चलो यार कम डोज में अच्छा इफेक्ट दे रही है तो प्रोडक्ट अच्छी है, बजाय ये बी सी और डी, फिर बिजनेस सारा ए प्रोडक्ट के पास चला जाता है। चले जी, हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ड्रग जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू अपना काम करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बॉडी में जाके ड्रग किस तरह से काम करती है? ड्रग क्या करती है कि नॉर्मल जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करती है, और उसके लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करती है। नंबर वन मैकेनिज्म होता है या तो बॉडी के एंजाइम्स को बढ़ाएगी या तो कम करेगी। ठीक है। अच्छा, नंबर टू मैकेनिज्म होता है कि आयन चैनल्स पे काम करेगी, कोई सा आयन चैनल खोल दिया या कोई सा आयन चैनल बंद कर दिया। नंबर थ्री ट्रांसपोर्टर के थ्रू काम करेगी, करियर मॉलिक्यूल्स के थ्रू काम करेगी। नंबर फोर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करेगी। अच्छा, ये चीज़ किस में आ रही है? फार्माकोकाइनेटिक्स में आ रही है, डायनामिक्स में आ रही है? कोई बताएगा बेटा? सर क्या पूछा है आपने? पूछ रहा हूँ बेटा, ये रिसेप्टर्स वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ड्रग के, ये काइनेटिक्स में आता है या डायनामिक्स में आता है? सर सर ये डायनामिक्स में। काइनेटिक्स सर डायनामिक्स डायनामिक्स में। में। वेरी गुड जवेरिया अक्सा। तो ये बताएं कि काइनेटिक्स में क्या आ रहा था? सर उसमें तो आ रहा था ना कि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। बॉडी डज, मतलब सर बॉडी बॉडी डज टू जो द ड्रग पे ड्रग। क्या असर व्हाट द करती है। बॉडी डज टू द ड्रग। तो उसमें काइनेटिक्स पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम जा रहे हैं डायनामिक्स का थोड़ा सा देखने। डायनामिक्स में बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है? अब ड्रग बॉडी में तो आ गई, अब ड्रग क्या करेगी? बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स को छेड़छाड़ करके उसके थ्रू काम करेगी। ठीक है। जो नॉर्मल फंक्शन है, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में HCl का लेवल बढ़ा हुआ है, HCl इंक्रीज हुआ है। HCl क्या है? एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्रीज होने से क्या होता है बॉडी में? सर एसिडिटी, एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती है। एसिडिटी हो जाती है, अल्सर हो सकता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब क्या है कि इसको हमें कम करना है।
तो ड्रग क्या करेगी कि उसके जाके रिसेप्टर्स पे काम करेगी या उसके एंजाइम पे काम करेगी कि वो रुक जाए या कुछ टाइम के लिए कम हो जाए, ठीक है। तो ड्रग इस तरह काम करती है। या तो अब फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, ड्रग उसको पूरा करेगी या तो एफिशिएंसी को कम करेगी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ड्रग उसको कम कर रही है, ठीक है। या तो किसी में कोई डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल विटामिन की डेफिशिएंसी या थायराइड की डेफिशिएंसी, तो ड्रग दी जाती है ताकि वो डेफिशिएंसी पूरी करे और एफिशिएंसी को कम करे, तो नॉर्मल बॉडी को हीमियोस्टेसिस को बैलेंस करे। सही। तो सबसे पहला मैकेनिज्म क्या होता है कि एंजाइम के थ्रू ड्रग काम करती है। अच्छा, एंजाइम जो है वो एंजाइम क्या होता है बेटा? बायोकैटलिस्ट, रिएक्शन स्पीड कर बायोकैटलिस्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर सकता है। अब एंजाइम जो है लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करता है कि उसके साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ड्रग या तो किसी एंजाइम को इंक्रीज कर देगी या तो डिक्रीज कर देगी, ठीक है। तो अगर डिक्रीज करने वाली हम बात करें, जो एंजाइम को इंक्रीज करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर या एगोनिस्ट। ड्रग के लिए दो टर्म्स बार बार यूज होती हैं, एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट, जो आगे जाके भी यूज होंगी। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो फास्ट कर एक्टिवेटर। एक्टिवेटर, वेरी गुड। एक्टिवेट जो किसी भी चीज को बॉडी में इंक्रीज करे या एक्टिवेट करे। एंटागोनिस्ट क्या होगा बेटा? इनहिबिटर। ऑपोजिट इनहिबिटर, या जो क्या करे बॉडी में किसी प्रोग्राम को या किसी चीज को रोक दे। तो लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ये इनहिबिटर का काम करते हैं। ड्रग जो है वो एक्टिवेट भी करेगी और इनहिबिट भी करेगी। तो इनहिबिटर में क्या होता है कि ड्रग जो है बाइंड की है एक्टिव साइट पे, एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे बाइंड हुई है। अगर हम एग्जांपल समझे कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। लेकिन उसके लिए उसको बाइंड होना पड़ता है एक सबस्ट्रेट से। फॉर एग्जांपल हम उस सबस्ट्रेट का नाम रख देते हैं सबस्ट्रेट ए, ठीक है। एंजाइम पेप्सिन को बाइंड होना पड़ता है किसके साथ? सबस्ट्रेट ए के साथ, कि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे। अगर हमें ड्रग के थ्रू ये प्रोग्राम को रुकवाना है तो हम क्या करेंगे कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर या तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर देंगे। तो वो क्या होगा? कम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पे लग जाएगा और सबस्ट्रेट जो है वो पेप्सिन एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो एक्टिव साइट पे जो लग जाए और सबस्ट्रेट को नहीं लगने दे उसे क्या कहते हैं? कम्पिटिटिव इनहिबिटर। और दूसरा फिनोमेना ये होता है कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि ड्रग आके बाइंड हुई लेकिन वो एक्टिव साइट से रेदर देन अनदर साइट पे बाइंड हुई। यहाँ पे बाइंड हुई, ठीक है, नॉन एक्टिव साइट पे बाइंड हुई और एक्टिव साइट का उसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाएगा तो सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। सही। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा था बेटा कम्पिटिटिव, अब आ रही आवाज? कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने दिया। नॉन कम्पिटिटिव में वो किसी और साइट पे बाइंड हुआ और एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो है चेंज कर दिया ताकि। आ रही है बेटा आवाज? यस सर। यस सर, आ रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया बेटा? यस सर। ये होता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के एंजाइम पे काम करके उसने किया। दूसरा होता है आयन चैनल्स के थ्रू ड्रग ने काम किया। ड्रग जो है डिफरेंट आयन चैनल्स के थ्रू काम करती है। आयन चैनल्स में फॉर एग्जांपल लाइगेंड गेटेड चैनल्स आते हैं, जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल्स आते हैं एंड वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स आते हैं। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स में क्या होता है कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये डिफरेंट जो है लाइगेंड जो बाइंड होते हैं ड्रग के साथ, ठीक है। दूसरा होता है जी प्रोटीन रेगुलेटेड आयन चैनल। अब ये हम समझेंगे इसको डिटेल में, पहले हम थर्ड वाले को पढ़ लेते हैं। वो होता है ट्रांसपोर्टर, कि ड्रग किसी करियर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हुआ और उसको बाहर ले गया। एंड चौथा कॉन्सेप्ट होता है रिसेप्टर, ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई और एगोनिस्ट एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी उसने परफॉर्म की। समझ आ रही बेटा? अच्छा, ये एक डायग्राम है जो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि तमाम रिसेप्टर क्या बात कर रहे हैं।
अब अगर आप डायग्राम ए को देखेंगे तो ये लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स कहलाते हैं, ठीक है। ड्रग ने यहाँ पे आके, ये जो आपको लाइगैंड दिख रहा है ये ड्रग है। ड्रग जब बाइंड हुई इसके साथ तो क्या हुआ कि ये चैनल पहले बंद था या क्लोज था, ठीक है, और यहाँ से सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के आयन जो है वो पास आउट अंदर नहीं हो रहे थे। जब लाइगैंड या ड्रग आके बाइंड हुई तो क्या हुआ, ये चैनल खुल गया और यहाँ से सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के आयन्स अंदर जाने लग गए, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और जो हमें इफेक्ट चाहिए था वो हमें मिल गया। बात समझ आई बेटा? यस सर। जी सर। कोई रिपीट करेगा एक दफ़ा? सर आपने कहा कि ड्रग बाइंड जो है ना ऊपर से आएगी, नीचे जाके सोडियम पोटेशियम चैनल जो है ना उसके साथ मिल जाएगी। तो लाइगैंड क्या कहलाएगा यहाँ पे? लाइगैंड कौन होगा यहाँ पे? ड्रग, ठीक है। ड्रग जो है वो लाइगैंड कहला रही है यहाँ पे कि ड्रग ने आयन चैनल को खोल दिया और आयन जो है विंटर हो गए और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और जो हमें इफेक्ट चाहिए था वो हमें मिल गया। दूसरा होता है जी प्रोटीन रिसेप्टर, ठीक है। जी प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू बहुत सारी ड्रग्स अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करती हैं। होता क्या है, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स में 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये मेम्ब्रेन में इस तरह से पास आउट होता है कि 7 जो है इसकी लेयर्स बन रही होती हैं। अगर आप गिनेंगे तो ये तकरीबन 7 लेयर्स हैं। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं, या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी कहते हैं, GPCR, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, इसकी डिटेल अभी हम देखते हैं थोड़ी सी। बेटा जी प्रोटीन का अभी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बस इसका इतना नाम याद रखें कि ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में 7 दफ़ा जो है इन हुआ होता है इस तरह से। तो अभी क्या होता है, अभी हम इसको देखेंगे। बहुत सारी ड्रग्स इसके थ्रू अपना काम करती हैं, तो क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, तीसरा मैकेनिज्म होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में क्या हुआ, ड्रग, ये जो सारे आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, पिंक, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ये सारे ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ड्रग इसके साथ बाइंड हुआ, या तो ये एंजाइम था या तो ये किसी एंजाइम को इंक्रीज करेगा, इसलिए इसको एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कहते हैं। अब ड्रग आगे इसके साथ जुड़ गई तो क्या हुआ कि कोई सा एंजाइम अंदर बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो गया, या तो इस एंजाइम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, जितनी भी ड्रग्स हैं, ये बात याद रखिएगा, जितनी भी ड्रग्स हैं ये ज़्यादातर फॉस्फोराइलेशन के थ्रू काम करती हैं। बॉडी में एक्शन पोटेंशियल या कोई सी भी एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी में क्या हो, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। व्हाट डज इट मीन बेटा, कोई बताएगा? फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? कोई बताएगा बेटा, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? सर ये हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो सॉल्ट है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो चले जी मैं बता देता हूँ। फॉस्फेट जो है वो ऐड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ऐड होता है तो वो फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो फॉस्फेट जब ऐड होता है किसी भी कंपाउंड में तो उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PO4। बॉडी में जो ज़्यादातर मैकेनिज्म होते हैं, जैसे ATP का बनना, ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म हो रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए, जो आ रही है हमारे पास कहाँ से, ATP से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। तो फॉस्फेट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, रिएक्शंस को कराने के लिए। तो जितनी भी ड्रग्स हैं वो ज़्यादातर जब फॉस्फोराइलेशन कराती हैं तो फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, एक नया मैकेनिज्म, एक नई एनर्जी मिल जाती है कि वो रिएक्शन स्टार्टअप हो जाए। तो ये देखेंगे आप, ये भी प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन करा रहा है, ये भी प्रोटीन एंड रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन करा रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो रही है। तो जितनी ड्रग्स हैं सारी प्रोटीन कहीं ना कहीं फॉस्फोराइलेशन करा रही है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे एंजाइम वाली, ये जैसे इसने एंजाइम को इंक्रीज़ किया और प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन हो गई, और जो भी इंट्रासेलुलर इफेक्ट चाहिए थे, फॉर एग्जांपल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट चाहिए था, हमें स्वेलिंग कम करवानी थी, तो वो हमें मिलना शुरू हो गया।
अच्छा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में क्या होगा कि ये ड्रग क्रॉस करके लिपोफिलिक ड्रग होगी, डायरेक्ट क्रॉस करके रिसेप्टर से बाइंड हो गई, ठीक है, और जब रिसेप्टर से बाइंड हुई तो जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें चाहिए था वो मिल गया। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ड्रग काम करती है। पहला कौन सा था बेटा, चारों के नाम बताओ कोई। ligand gated ion channels, लाइगेंड गेटेड, ठीक है। G protein, हम्म enzyme linked receptors, एंजाइम लिंक and हम्म receptors. इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ठीक है, इनके एग्जांपल्स के भी नाम देख लीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू काम करती हैं, जो हमें देखना ज़रूरी है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में क्या होता है। अच्छा, ये रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स ये प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं जिसका नाम होता है जी प्रोटीन, ठीक है। इनका नाम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्यों है? एक रिसेप्टर है जिसके साथ जी प्रोटीन ज्वाइन होता है, तभी उसका नाम रखा गया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो इस रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड होगा? जी प्रोटीन। G protein. प्रोटीन। बेटा ये यूट्यूब वाली स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? जी सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलें जी। ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, 7 टाइम्स जो है वो इस तरह गया होता है, इसलिए इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। एन टर्मिनल कहाँ पे होता है? आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन में होता है। और सी टर्मिनल कहाँ पे होता है? इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन में होता है। सही। एन टर्मिनल कहाँ पे होगा? आउटसाइड द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। Outside. आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अच्छा, आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्या बाइंड होगा? ड्रग आउटसाइड ऑफ द बाइंड होगी या इनसाइड बाइंड होगी? कोई बताएगा? आउटसाइड। Sir, outside. आउटसाइड पे बाइंड। Outside. इनसाइड पे इसके साथ बाइंड होता है जी प्रोटीन, ठीक है। तो सी टर्मिनल पे बाइंड होगा जी प्रोटीन, एंड एन टर्मिनल पे कोई भी लाइगेंड या ड्रग बाइंड होगी। अब क्या होता है आगे? अच्छा, ये जब भी कोई इस तरह का मैकेनिज्म शुरू होता है, ये कोई ना कोई इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड या कोई भी सिग्नलिंग मैकेनिज्म शुरू होता है। अब जी प्रोटीन की ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, जी प्रोटीन मेम्ब्रेन रेजिडेंट प्रोटीन कहलाते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन में रहते हैं। जब भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ये जी प्रोटीन वहाँ पे चले जाते हैं और किस टर्मिनल पे बाइंड हो जाते हैं? C terminal. सी टर्मिनल पे बाइंड हो जाते हैं और अपना मैसेज जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, अब देखते हैं हम। जी प्रोटीन जो है वो ट्राइमर की फॉर्म में पाया जाता है। ट्राइमर मीन्स अल्फा बीटा गामा, ये 3 जो है इसकी सब यूनिट्स हैं। अल्फा बीटा गामा ये 3 है, इसलिए इसे ट्राइमर कहा जाता है। जी प्रोटीन जब डीएक्टिवेट होता है, जब रेस्टिंग स्टेज में पाया जाता है, तो वो ट्राइमर की फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब ये एक्टिवेट होता है तो फिर क्या होता है कि बीटा और गामा के स्ट्रक्चर इससे हट जाते हैं और सिर्फ अल्फा का स्ट्रक्चर इसके साथ रह जाता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, बीटा और गामा का स्ट्रक्चर इससे हट जाता है और सिर्फ अल्फा का स्ट्रक्चर इससे अटैच रहता है। सही। और इसको इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म कहते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और है कि जब भी कोई चीज़ बॉडी में एक्टिवेट होती है तो फॉस्फोराइलेशन बहुत हद तक हेल्पफुल होती है, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका था। तो पहले ये होता है जीडीपी की फॉर्म में। जीडीपी मीन्स जी प्रोटीन डाइफॉस्फेट, और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये कन्वर्ट होता है जीटीपी में। टीपी मीन्स ट्राइफॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोराइलेशन हुई और फॉस्फेट एक इंक्रीज हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। चलें जी आगे देखते हैं। रेस्टिंग स्टेज में क्या था बेटा? Trimer, alpha, beta and gamma. हाँ, और जब ये एक्टिवेट होगा तो किसके साथ बाइंड होगा? Alpha. अल्फा के साथ। Alpha के साथ. अल्फा के साथ। और किस फॉर्म में होगा? जीडीपी फॉर्म में होगा या जीटीपी फॉर्म में होगा? जीडी। Sir, GDP. जीडीपी। जीटीपी, ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है, ये इनएक्टिवेट है जीटीपी के साथ, अभी एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये देखें लाइगेंड कोई सी भी ड्रग आके बाइंड हुई तो ये अल्फ़ा बीटा गामा ट्राइमर के साथ क्या हुआ, शुरू हुआ इसका मैकेनिज़्म, और बीटा और गामा डाइमर जो है वो अलग हो जाते हैं और अल्फ़ा जो है उसके साथ अटैच रहता है जीटीपी के साथ। अब ये जब जीटीपी के साथ बाइंड होगा तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेगा। बॉडी में दो इंजाइम्स को इंक्रीज कर देता है। उन दोनों इंजाइम्स का, पहले इंजाइम का नाम होता है एडिनाइल साइक्लेज एंड दूसरे इंजाइम का नाम होता है फॉस्फोलाइपेज सी। क्या होता है? क्या नाम होता है बेटा? फॉस्फोलाइपेज सी एंड एडिनाइल साइक्लेज। ठीक है, इन एंजाइम्स को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है जब जीटीपी एक्टिवेट फॉर्म में आता है। बीटा और गामा डाइमर से हमारा ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए हम अल्फ़ा फॉर्म पे ज़्यादा करेंगे। तो ये इफेक्टर एंजाइम पे जाके फॉस्फोलाइपेज सी और एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद जो है वो फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म होता है और जो हमें इफेक्ट चाहिए होता है वो मिल जाता है। कोई बताएगा अभी शुरू से जी प्रोटीन के बारे में? सर जी प्रोटीन हमारे पास सेमी ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इस दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एन टर्मिनल सी टर्मिनल। जो हमारे पास सी टर्मिनल है वहाँ पे वो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है और जी प्रोटीन हमारे पास सी टर्मिनल पे बाइंड होता है, जबकि जो ड्रग है वो हमारे वेरी पास गुड एन टर्मिनल पे आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बाइंड होती है। जो जी प्रोटीन जो है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइमर होती है रेस्टिंग स्टेज में, यानी अल्फा बीटा एंड गामा उसके साथ अटैच होते हैं। लेकिन जब वो एक्टिवेट होती है जी प्रोटीन तो वो उसके साथ सिर्फ अल्फा बाइंड होता है और वो जीटीपी की फॉर्म में वेरी होता गुड। है। यानी और जो है वो एक्टिवेट करता है दो एंजाइम्स को, एडिनाइल साइक्लेज को और फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी। वेरी गुड। तो ये बिल्कुल यही मैकेनिज्म होता है एकरा। और इसमें क्या है फिर होता है कि जो इफेक्टर एंजाइम पे जो इफेक्ट चाहिए होता है वो हमें रिसीव हो जाता है। तो ये इसके लिए एक अलग से नोट्स छोटे से बने हुए हैं, जो ये नज़र आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं और थोड़ा सा उनके स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया था कि डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स में हमने ये देखा था कि लाइगेंड आके बाइंड हुआ और उसने आयंस को अंदर जाने दिया। ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये चैनल्स पहले क्लोज थे और बाद में ओपन हो गए। ये पढ़ लीजिएगा एक नज़र। फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आते हैं जिसमें ये सारी बातें जो हमने पढ़ी वो हैं। ठीक है, कोई पढ़ेगा बच्चा यहाँ से? फिर मैं पढ़ूं? जी बेटा पढ़ें। GPCR are transmembrane protein made up of single polypeptide chain and span 7 times through plasma membrane. So called 7 transmembrane receptor contains C-terminal intercellular and N-terminal extracellular domain. Ligands bind to extracellular domain and activate intracellular signaling cascade. G protein is a group of resident proteins which activate and recognize GPCR and relay their message. G protein consists of 3 subunits alpha, beta, and gamma. In resting stage, G protein exists in trimer and GDP bind to alpha subunit of G protein. समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. चलिए आगे When पढ़। an ligand binds to receptor, GPCR, a conformational change occur. This causes the interaction of receptor with G protein. GDP dissociate from alpha subunits and GTP bind. This causes the activation of G protein and release alpha GTP fragment and beta gamma from each other. This is the active form of G protein. Alpha GTP bind to activate effector enzyme like adenyl cyclase or ठीक बेटा, वेरी गुड। तो
यहाँ से अब यहाँ तक हो गया कि ये एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, अब बस यहाँ पे छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है कि जी प्रोटीन की 4 टाइप्स होती हैं, GS, GI, GO, GQ। ठीक है, GS, S फॉर स्टिमुलेटरी, I फॉर इनहिबिटरी। ठीक है, S फॉर स्टिमुलेटरी, I फॉर इनहिबिटरी। तो एडिनाइल साइक्लेज को जो इंक्रीज करता है जिस एंजाइम को, वो होता है जी स्टिमुलेटरी, GS। और एडिनाइल साइक्लेज को जो इनहिबिट करता है वो कौन सा होता है? GI। ठीक है। अच्छा, GQ फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज पाथवे को एक्टिवेट करता है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, जिसके बाद कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और जो भी हमारा काम है बॉडी में वो करते हैं। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में हमने देखा था कि GO का ये कोई काम नहीं होता। GO का काम जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स में होता है, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, जो बीटा गामा डाइमर में आता है। ठीक है। अच्छा, तो हमारा दो ज़्यादा मैकेनिज्म जिसका लेना देना ना, वो फॉस्फोलाइपेज C और एडिनाइल साइक्लेज से। तो इसको एक्टिवेट और इनहिबिट कौन कर रहे हैं, ये ज़्यादा याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो है एक एग्जांपल है एंजाइम रिलेटेड लिंक्ड रिसेप्टर की, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन। अगर ये नहीं समझ आए तो एक नज़र पड़िएगा, फिर पूछ दीजिएगा मुझसे। अच्छा, उसके बाद हमने देखी लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जो पीछे हम देखते हुए आए, उसकी एग्जांपल हमने देखी। कोई किसी को साइनेप्स का पता होता है? साइनेप्स क्या है बेटा, कोई समझा सकता है मुझे? बस ये आखिरी आखिरी स्लाइड रह गई, कोई बताए कि साइनेप्स क्या होता है बेटा? सर साइनेप्स के थ्रू हमारे जो बॉडी में वो मैसेजेस कैरी होते हैं। ठीक है, होता क्या है बेटा? सर एंड पार्ट बोल ऑफ तो द खुद ही लेंगे न्यूरॉन आप में लोग। सर ठीक है, अटैचमेंट होती है। सर नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग होती है, बिल्कुल। अच्छा, क्या होता है कि एक एक्सॉन टर्मिनल जहाँ पे एंड हो रहा होता है, एक्सॉन टर्मिनल जहाँ पे एंड हो रहा होता है, और नया जब दूसरा उसके साथ न्यूरॉन अटैच हो रहा होता है, और उन दोनों के बीच में जो गैप है उसे क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। और जो स्पेसिफिक गैप को अगर मेजर करें तो वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट या गैप कहलाता है। साइनेप्स में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। ये इन्होंने प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स का डायग्राम बनाई है। प्री साइनेप्स में क्या होता है, कुछ वेसिकल्स होते हैं, ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं एक की तरह के, तो ये क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। और इन वेसिकल्स में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह रिलीज होते हैं बेटा? किस तरह रिलीज होते हैं बेटा न्यूरोट्रांसमीटर? सर जब कोई मैसेज नहीं आता पता? है, जी 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 बताएं। सर जब कोई मैसेज आता है तो उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं, तो बिल्कुल ये होता है कि एक एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्स में जनरेट होता हुआ पीछे से आ रहा है। ठीक है, जब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है। जिस पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से साइड से कैल्शियम के चैनल्स खुलते हैं और कैल्शियम रिलीज होता है। जब कैल्शियम रिलीज होता है तो क्या होता है कि डीपोलराइजेशन होती है और वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज कर देते हैं किसको? न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रहते हैं साइनेप्स में। जब साइनेप्स में रहते हैं तो क्या होता है कि प्री पोस्ट साइनेप्स क्या करेगी कि न्यूरोट्रांसमीटर को अपनी स्किन पे लेगी, और जो भी बॉडी में इफ़ेक्ट आएगा या रिसेप्टर्स पे रिसीव करके जो भी बॉडी में इफ़ेक्ट आएगा वो इफ़ेक्ट दे देगी। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे किसी पेशेंट को डिप्रेशन है, डिप्रेशन या कोई सी भी स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर कहें मूड डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ होते हैं। क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट का काम? क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कौन सा मूड हार्मोन कौन होता है नॉर्मली बॉडी में कि जो मूड को एलिवेट करता है? सर डोपामाइन और सेरोटोनिन। डोपामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, ये दो मेन हार्मोन होते हैं जिन्हें हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। अगर इनकी लेवल बॉडी में कम हो जाए तो बंदा किस में चला जाता है? डिप्रेशन वगैरह या स्ट्रेस वगैरह उसमें इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होता है कि जब भी किसी बंदे में कोई भी डिप्रेशन है या कोई भी वजह है, एक तो उसकी थॉट्स भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो क्या सोचता है या किन लोगों में उठता बैठता है।
द सेकंड थिंग, जब उसमें कोई अनहैप्पीनेस ज़्यादा होती है, मतलब अनहैप्पीनेस के आसार दिख रहे होते हैं या सैडनेस ज़्यादा दिख रही होती है, तो क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन जो है वो साइनैप्स में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम फिर देते हैं एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्या करती है, साइनैप्स में सेरोटोनिन को रिलीज़ कराती है और रिलीज़ कराती रहती है, और वो फिर जाके साइनैप्स में, अगले पोस्ट साइनैप्स में जाके उसका मूड को एलिवेट करते हैं। ठीक है, 8 से 10 घंटे तक जब तक उस बंदे का मूड एलिवेट रहेगा, तो इसका मतलब है उसके साइनैप्स में सेरोटोनिन या डोपामिन का लेवल वो ड्रग इंक्रीज करके रखेगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो साइनैप्स में जब उस ड्रग का लेवल या उस सेरोटोनिन या उस हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा, तो इंसान वैसी हैप्पीनेस और इस तरह की फीलिंग उसमें स्टिमुलेट हो जाएंगी ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ सम हार्मोन्स। अच्छा, इन ड्रग्स का काम क्या होता है कि ये फिर डिपेंडेंट कॉज करा देती है कि इंसान अपना मूड को दोबारा खुद एलिवेट नहीं कर पाता, और उसको थेरेपी के ज़रिए और काउंसलिंग के ज़रिए फिर दोबारा से करना पड़ता है, क्योंकि वैसे इंसान अपना साइनैप्स या हार्मोन्स के लेवल को, सेरोटोनिन या डोपामिन के लेवल को खुद भी अपने मूड को एलिवेट करके बैलेंस कर सकता है। बट जब वो ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं वो डिपेंडेंस कॉज करा देती हैं। और जैसे मॉर्फिन वगैरह, अगर बात कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा एडिक्शन भी कर रहा है ना, तो एडिक्शन भी क्या करती है कि वो साइनैप्स, अल्कोहल या कोई सी भी एडिक्शन जो वो यूज़ करता है, वो भी साइनैप्स में क्या करता है, किसी स्पेसिफिक हार्मोन को बढ़ा दिया, मॉर्फिन को बढ़ा दिया, सेरोटोनिन को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश है और उसका मूड बहुत ज़्यादा एलिवेट हो रहा है। अब अगर वो नहीं लेगा, कुछ देर के बाद, 8 घंटे बाद जब उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा, तो साइनैप्स में अचानक से वो सेरोटोनिन या हार्मोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बंदा दोबारा डल महसूस करेगा, फिर डिप्रेशन में जाएगा। तो दिस इज़ ऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका जो भी होता है। अच्छा, ये अब देखा जाए तो ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो हैं वो 5 मेम्ब्रेन होती हैं, 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डाइमर और इसकी चेन। तो ये एक नज़र देख लीजिएगा, अगर इसमें मुश्किल हुई तो हम डिस्कस कर लेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों का इस चैप्टर का क्विज़ भी होगा गूगल क्विज़ फॉर्म के ज़रिए, जिसमें टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होगा, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग टाइम से करें, जिसमें MCQs भी हो सकते हैं। और दूसरा पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ, क्या कहते हैं, मैच द कॉलम का। ठीक है, MCQs, BCQs और मैच द कॉलम, ये 3 पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का क्विज़ हो जाए। ठीक है बेटा, अभी तक किसी को कोई सवाल? सर कोई सर स्लाइड भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल बेटा, स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, जो मेरे पास डाटा है। ये वीडियो भी मेरे ख्याल से अपलोड हो जाएगी अभी, अगर आप लोग फाइल में चेक करेंगे। यस सर, लास्ट हुई है। सर तो अभी हम लोग को फिजिकल नहीं आना है। फिजिकल सर? बेटा अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक फिजिकल कुछ कह नहीं सकते। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाएगा तो फिर आप लोग फिजिकल आ सकते हैं। हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, तो उस टाइम तक थोड़ा आराम कर लो, फिर उसके बाद सख्त टाइम भी आएगा आप लोगों पे। किसी और को कोई सवाल है बेटा? सर जी बेटा। सर स्लाइड नंबर 20 में से कुछ पूछना है। स्लाइड नंबर 20, टॉपिक का नाम बताओगी बेटा? सर वो नहीं लिखा मैंने। अच्छा 20 ये रही, सही है। हाँ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जी बेटा। नहीं सर, जिसमें आपने बताया ना अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि जी फिर इन दोनों का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है? बेटा, दोनों का इफेक्ट एक ही तरह का है कि किसी एंजाइम को स्पेसिफिक को कम कर देगी। ठीक है, और जब वो एंजाइम कम हो जाएगा तो बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, तो एक एंजाइम को हमने कम कर दिया जिसका नाम था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस एंजाइम के नाम से एक ड्रग आती है, उस एंजाइम को अगर कम कर दिया तो बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो जो चीज़ें इंक्रीज़ हुई हुई हैं उनको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं, या कम चीज़ों को, मैंने बताया था ना कि एफिशिएंसी को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए और डेफिशिएंसी को भी नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हम ड्रग को यूज़ करते हैं। ओके सर। तो सर अगर हम बात करें तो इनका सिर्फ स्ट्रक्चर ही मतलब चेंज होता है, वरना फंक्शन में दोनों एक ही चीज़ करते हैं। जी, स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, और उल्टा ये भी हो सकता है कि
हो सकता है कि कम्पिटिटिव इनिबिटर जो ड्रग है वो सेफ्टी मार्जिन के लिहाज से कम हो, उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम हो, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चेंज हो, तो तभी एक ड्रग दूसरी ड्रग पे फोकियत या तरजीह कहीं ना कहीं हासिल कर जाती है कि हम कुछ ड्रग्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ को कम यूज़ करते हैं, और कुछ मार्केट में आने के बाद बैन हो जाते हैं जब उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बैन हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में रेगुलेशन का वो मैकेनिज़्म या वो सिस्टम नहीं है जो बाहर के मुल्कों में है। असाइनमेंट याद है बेटा? असाइनमेंट क्या दिया मैंने? सर मुझे सर आपने कहा assignment है से कि related कोविड में जी जितनी सवाल कोई मेडिसिन पूछना यूज चाह हो रहा रही हैं हम है? बिल्कुल बिल्कुल, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस में क्या मेडिसिन। कोरोना और मुझे पेशेंट के खुशी अंदर जो है होगी, सिम्टम मुझे होते खुशी हैं। होगी, तो एक मिनट बेटा, बस मुझे खुशी होगी अगर आप लोग घर पे जो प्रिस्क्रिप्शंस आप लोगों की डेली आ रही हैं और उनकी तस्वीरें लाएं, या वो ड्रग्स की तस्वीर लेके आएँ कि सर ये यूज़ हो रही है, किस काम में यूज़ हो रही है, इस बारे में अगर आप लोग तजस्सुस रखें, ताकि वो आगे आने वाले 10 सालों तक आपका, ये बेटा 1 साल का कोर्स है सिर्फ फार्माकोलॉजी का आप लोगों का, लेकिन इससे आप जितना गेन करेंगे ये आपको लाइफ टाइम, मैं कह रहा हूँ ना, रिवॉर्ड करेगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हासिल करें। कोई सवाल पूछ रहा था बेटा? ये सर मेरा जी सवाल बेटा। ये था कि जैसे कोविड पेशेंट होते हैं उनके अंदर सिम्टम्स जो है वो सबके अंदर डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। तो सर क्या हम्म इनकी प्रिस्क्रिप्शन भी इस पे इफेक्ट करेगी कि उनकी प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी एक दूसरे से? बेटा, कोरोना में ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं या कंडीशंस हैं ना, वो मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। अब ये है कि सीवियरिटी का लेवल अलग होता है ना। अच्छा, जब सीवियरिटी का लेवल अलग होता है फिर मेडिकेशन थोड़ी कहीं ना कहीं चेंज ज़रूर होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल किसी पेशेंट को हम घर पे डील करें, जब तक कि उसका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ नहीं हो रहा, आप लोगों ने किसी ना किसी से शायद आप लोगों का ताल्लुक रहा हो कि ऑक्सीजन लेवल जब तक कोरोना के पेशेंट का डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तब तक हम उसको ये मेडिकेशंस फॉलो करा सकते हैं। और जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो गया तो उसको ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। अब उसको इंट्रावेनस थेरापीज़ देनी पड़ेंगी और थोड़ी सी और जो जो भी ट्रीटमेंट है वो देना पड़ेगा, और उसका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखना पड़ेगा, ये चीज़ें भी। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, तो हर हर पेशेंट को अलग तरीके से ही डील किया जाता है। तो लेकिन मेन ड्रग्स जो हैं वो तकरीबन मिलती जुलती या सेम होती हैं। चले जी, अगर कोई सवाल नहीं तो हम क्लास को एंड करते हैं। तैयारी रखिएगा असाइनमेंट के लिहाज से और दूसरा क्विज के लिहाज से। ठीक है ओके बेटा? सर। ओके सर। ओके सर। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।